हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के साथ आरंभ करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। भास धातु से, भव धातु से या भाषात धातु से या इनमें से किसी से नहीं। ठीक है, तो बताना है कि किस धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है वह हुई है। तो भास धातु से याद रखिएगा। कौन से धातु से? तो भास धातु से। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि अपभ्रंश भाषा का काल क्या है। अपभ्रंश भाषा का आपको काल बताना है कि अपभ्रंश भाषा का काल क्या है। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी और 1000 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी। तो अपभ्रंश भाषा का जो समय अवधि है वह 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक है। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, जिसको हम लोग बीसी बोलते हैं, तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है कि हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ। हिंदी भाषा का आरंभ जो है वह कब से हुआ। 1500 ईस्वी से, 500 ईस्वी से, 1800 ईस्वी से या 1000 ईस्वी से। ठीक है, तो कब से हुआ दोस्तों? तो 1000 ईस्वी से हिंदी भाषा का आरंभ हुआ और ये क्वेश्चन नगर पालिका के एग्जाम में आया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, खड़ी बोली की उत्पत्ति किससे हुई। खड़ी बोली की जो उत्पत्ति हुई वह किससे हुई? पाली से, प्राकृत से, संस्कृत से या शेरसैनी से। किससे खड़ी बोली की उत्पत्ति हुई है? तो शेरसैनी अपभ्रंश से खड़ी बोली की उत्पत्ति जो है वह हुई है। और ये भी क्वेश्चन आपका नगर पालिका के एग्जाम में पेपर 2 हिंदी में आया है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि खड़ी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है। तो शेरसैनी अपभ्रंश से हुई है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, 5वां नंबर का प्रश्न है कि पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है। पाली भाषा का एक अन्य नाम बताना है कि पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है। मागधी, प्राकृत, अपभ्रंश या ब्राचड़। तो पाली भाषा का जो एक और नाम है वह है मागधी। क्या है? मागधी। आगे देखिए, आदिकाल में हिंदी भाषा सभी बातों से किसके निकट थी। आदिकाल में हिंदी भाषा सभी बातों से किसके निकट थी? संस्कृत के, पाली के, अपभ्रंश के या आर्य के। ठीक है, किसके निकट थी? तो अपभ्रंश के निकट थी। किसके निकट? तो याद रखिए, अपभ्रंश के निकट थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की मानकीकरण में अपना विशेष महत्व होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की मानकीकरण में अपना विशेष महत्व होता है? व्याकरण का, साहित्य का, संस्कृत का या अपभ्रंश का। तो भाषा के मानकीकरण में व्याकरण का विशेष महत्व होता है। तो आप विशेषण व्याकरण के साथ जाइए। किसके साथ? व्याकरण के साथ। चलिए आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का संकल्प रखा गया है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का संकल्प रखा गया है? 391 में या 350वें अनुच्छेद में या 352वें अनुच्छेद में या 353वें अनुच्छेद में। तो किस में रखा गया है? तो 391वें अनुच्छेद में प्रतिष्ठित रखा गया है। आगे देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है।
भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का नामकरण किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, विद्यापति द्वारा रचित कीर्तिलता कीर्ति पताका किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखिएगा, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ठीक है, दोनों, ये दोनों जो है वो औहट में लिखा गया है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है वो औहट में लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि डिंगल भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने की थी? डिंगल भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, तो सबसे पहले जो डिंगल भाषा का प्रयोग किए थे वो किए थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है, डिंगल भाषा का जो प्रयोग किए थे, ठीक है, वो किए थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है? संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत संसद का जो कार्य है वह हिंदी और अंग्रेजी में किया जाता है? धारा 120, 105 या 22 या 125, कौन से धारा के द्वारा किया जाता है? तो धारा 120। ठीक है, याद रखिएगा, धारा 120। आगे है इसके बाद कि संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत के कितने भाषाओं का मान्यता दिया गया है? तो भारत के 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। आगे देखिए, भारत के संविधान में 22वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था? 92वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था? ठीक है, 92वां संविधान संशोधन जो है कब पारित किया गया था? तो 2003 में। 92वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था? तो 2003 में। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को 92वां संविधान संशोधन के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? ठीक है, 8वीं अनुसूची में इसमें शामिल किया गया, वह भाषा का नाम बताना है। तो वह भाषा है बोडो। ठीक है, इसके साथ साथ डोंगरी, बोडो, डोंगरी, मैथिली भी था। ठीक है, और संस्थाली भी था। ठीक है, तो 4 भाषा जोड़ा गया था, लेकिन यहाँ दिया गया ऑप्शन में से बोडो जोड़ा गया था। आगे देखिए, संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुआ है? तो चर धातु से। संचार चर धातु से। कौन से धातु से? चर धातु से। संचार माध्यमों को कितने वर्गों में बांटा गया है? संचार माध्यमों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। संचार माध्यमों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में। हिंदी का पहला समाचार पत्र क्या था? हिंदी का पहला समाचार पत्र क्या था? हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। कौन था? उदंत मार्तंड था। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में कर सकते हैं? ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण जो है वह कितने भागों में हम लोग करते हैं? तो हम लोग करते हैं 5 भागों में। टोटल कितने भागों में? तो 5 भागों में करते हैं। चलिए आगे देखिए, तत्भव के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखिएगा कि तत्सम के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, और तत्भव के 2 प्रकार होते हैं। तत्सम के 4 और तत्भव के 2। चलिए आगे देखिए, अंगरक्षक का तत्भव क्या होगा? अंगरक्षक का तत्भव क्या होगा? अंगरखा। क्या हो जाएगा? अंग रखा हो जाएगा। इस्तीफा कौन सा शब्द है? इस्तीफा जो है वह कौन सा शब्द है? तो अरबी शब्द है। इस्तीफा कैसा शब्द है? तो इस्तीफा अरबी शब्द है। देखिए, बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद पूछा गया है कि बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। तो देखिए, एक तो आपका ये क्वेश्चन कि बनावट की दृष्टि से 3 भेद, और एक आपका ये वाला क्वेश्चन कि उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद। ठीक है, जो हम लोग पीछे पढ़े थे 5। ठीक है, चलिए, तो बनावट की दृष्टि से 3 और उत्पत्ति के आधार पर 5। ठीक है, चलिए आगे देखिए, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2।
तो रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद, ठीक है, बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद। देखिए तृतीया शब्दार्थो सगुण बलंकृति पुनः ज्ञापी उक्त किस आचार्य की यह है। ठीक है, ये जो तथ्य है वह किस आचार्य की है, यह है मम्मट की। किसकी है, तो मम्मट की है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या उपनिषद में। तो छंद का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है छंद का प्रयोग। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने जो हैं वह गुण होते हैं। 10 गुण होते हैं, 5 गुण होते हैं, 3 गुण या 7 गुण। तो 10 गुण होते हैं। काव्य में कितने गुण होते हैं, तो दोस्तों काव्य में 10 गुण जो हैं वह होते हैं। आगे देखिए, काव्य हेतु में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है। काव्य हेतु में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है, परिश्रम या शब्द ज्ञान या लोक ज्ञान या प्रगाढ़ पांडित्य। ठीक है, तो काव्य हेतु में व्युत्पत्ति का सही अर्थ बताना है कि क्या हो जाएगा, तो इसका मीनिंग होता है शब्द ज्ञान। क्या होता है, शब्द ज्ञान। धूमिल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कविता लिखा गया है। धूमिल द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है। ठीक है, धूमिल द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है, तो लोहे का स्वाद, मैं यह हूँ और मोचीराम, ये सभी, तो ये सभी लिखा गया है। ठीक है, कौन, तो ये सभी लिखा गया है धूमिल के द्वारा। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए 31 कि जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो, जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो, वहां कौन सी अलंकार होगा। विभावना या निर्दर्शना, असंगति या अर्थांतर न्यास, कौन सा अलंकार जो है वह होगा, तो होगा विभावना। कौन होगा, विभावना। शब्द शक्ति के कौन से भेद हैं। शब्द शक्ति के कौन से भेद है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, तो शब्द शक्ति के भेद बताना है तो कौन सा हो जाएगा, तो ये सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसके बाद कि संसार देखे अब हमारे सजुन न मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ खड़े। ठीक है, इस पद में कौन सा रस है। ठीक है, तो बताना है कि इस पद में कौन सा रस है। ठीक है, तो ये जो है देखते हुए आपको पता चलना चाहिए कि किस प्रकार के रस का जो इसमें उपयोग किया गया है। ठीक है, तो रौद्र रस का प्रयोग इसमें किया गया है। कैसा, रौद्र रस का, ऑप्शन नंबर ए। चौपाई छंद में कितने मात्राएं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चौपाई में कितने मात्राओं का जो है वह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चौपाई में 16 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। चौपाई में कितने मात्राओं का, तो 16 मात्राओं का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स किसकी रचना है। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स किसकी रचना है। ठीक है, तो बताना है फटाफट से कि यह जो रचना है वह किसकी रचना है, तो I.A. रिचर्ड की रचना है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स। I.A. रिचर्ड की रचना है। इनमें से किसका संबंध नई समीक्षा आंदोलन से है। इनमें से किसका संबंध नई समीक्षा आंदोलन से है। इनमें से किसका संबंध नई समीक्षा आंदोलन से है। विलियम वर्ड्सवर्थ का, प्लेटो का, T.S. इलियट का या मैथ्यू अर्नाल्ड का। नई समीक्षा आंदोलन से संबंध पूछा गया है, तो नई समीक्षा आंदोलन से संबंध होगा T.S. इलियट का। किसका, T.S. इलियट का नई समीक्षा आंदोलन से संबंध है। वर्ड्सवर्थ द्वारा रचित ग्रंथ लिरिकल बैलेट्स का प्रकाशन हुआ। वर्ड्सवर्थ द्वारा रचित लिरिकल बैलेट्स का प्रकाशन कब हुआ। इसका प्रकाशन हुआ था 1708 में। कब, तो 1708 में। कहानी नीलम देश की राजकन्या किस लेखक द्वारा लिखा गया है, तो दोस्तों नीलम देश की जो राजकन्या है यह जो कहानी है जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। आगे है
मोहन राकेश द्वारा पहली कहानी संग्रह इंसान के खंडहर कब प्रकाशित हुआ? मोहन राकेश द्वारा रचित पहली कहानी संग्रह इंसान के खंडहर कब प्रकाशित किया गया था? तो जो इंसान के खंडहर नाम का ये जो कहानी है ये 1950 में प्रकाशित किया गया था। कब? तो 1950 में प्रकाशित किया गया था। बाजार की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? बाजार की जो भाषा है वह निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्रयोजन मूलक भाषा है। कौन है? तो प्रयोजन मूलक भाषा है। आगे है, कार्यालयी हिंदी भाषा के कितने रूप हैं? कार्यालयी हिंदी भाषा के कितने रूप हैं? तो 2 रूप हैं। कार्यालयी हिंदी भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। किस पत्र को व्यक्तिगत पत्र कहा गया है? किस पत्र को व्यक्तिगत पत्र कहा गया है? अनौपचारिक पत्र को, सरकारी पत्र को, व्यावसायिक पत्र को, औपचारिक पत्र को? तो अनौपचारिक पत्र को व्यक्तिगत पत्र कहा गया है। किसको? अनौपचारिक पत्र को व्यक्तिगत पत्र कहा गया है। पत्र के कितने अंग होते हैं? पत्र के कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4 या 5? कितने अंग होते हैं? तो पत्र के 4 अंग होते हैं। पत्र के 4 अंग होते हैं। आगे देखिए, हिंदी में टिप्पणी शब्द निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों में से किसका पर्याय है? शोटिंग का, नोटिंग का, फाइटिंग का, नन ऑफ दीज का? तो नोटिंग का। किसका? नोटिंग का। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसके बाद की संचार माध्यम में मौखिक भाषा कैसी होनी चाहिए? संचार माध्यम में जो मौखिक भाषा होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए? शिष्ट होनी चाहिए, परिनिष्ठित होनी चाहिए, मुहावरेदार होनी चाहिए, उपयुक्त सभी होनी चाहिए। तो संचार भाषा में मौखिक भाषा पूछा है कि कैसी होनी चाहिए? तो सभी होना चाहिए। ये सभी, शिष्ट, परिनिष्ठित और मुहावरेदार। संचार माध्यम में दैनिक समाचार पत्र किसका माध्यम है? संचार माध्यम में दैनिक संचार पत्र जो है वह किसका माध्यम है? तो मुद्रित माध्यम है, प्रिंटिंग माध्यम है। ठीक है, कैसा? तो मुद्रित माध्यम है। आगे देखिए, कौन सी भाषा संपर्क भाषा के रूप में अत्यधिक प्रभावी है? कौन सी भाषा संपर्क भाषा के रूप में अत्यधिक प्रभावी है? वह भाषा कौन सी है? तो दोस्तों वह जो भाषा है वह हिंदी है। कौन है? हिंदी है। संक्षेपण में विपरीत लेखन प्रक्रिया का नाम क्या है? संक्षेपण में विपरीत लेखन प्रतिक्रिया का नाम बताना है। टिप्पणी है, पलवन है, रिपोर्ट है और प्रारूपण है। तो संक्षेपण में विपरीत लेखन प्रक्रिया का नाम पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों वह जो है वह है आपका पलवनन। कौन है? पलवन। कौन है? पलवन है। ठीक है, संक्षेपण में विपरीत लेखन किस में दिया जाता है? पलवन में। चलिए आगे देखिए, प्रतिवेदन की क्या विशेषताएं हैं? प्रतिवेदन की क्या विशेषताएं हैं? मुहावरे, कहानियां, अर्थग्रहण या उपयुक्त सभी? क्या विशेषताएं हैं? तो अर्थग्रहण। प्रतिवेदन की क्या विशेषताएं हैं? तो अर्थग्रहण इसकी विशेषता है। प्रयोजन मूलक हिंदी कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोजन मूलक हिंदी जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोजन मूलक हिंदी 3 प्रकार के होते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए, आधुनिक हिंदी के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक हिंदी के जो जनक हैं वह भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल बताना है तो 1850 से लेकर के 1885, 1850 से लेकर के 1885। आगे देखिए, आगे है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित सवैया में संकलित दुरीगो का अर्थ क्या है? संकलित दुरीगो का अर्थ क्या है? तो सामने। दुरीगा का अर्थ क्या है? सामने। मैथिली शरण गुप्त कितने वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य थे? मैथिली शरण गुप्त कितने वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य थे? ठीक है, कितने वर्ष तक थे? तो 12 वर्ष तक थे। मैथिली शरण गुप्त 12 वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। बलराम शीर्षक कविता में किसकी चिंतनशील मुद्रा का वर्णन है? बलराम शीर्षक कविता में किसकी चिंतनशील मुद्रा का वर्णन है? किसकी चिंतनशील मुद्रा का वर्णन है आपको यह बताना है। तो किसकी है? तो कृष्ण की।
किसकी है? तो कृष्ण की है। 56 देखिए, हारता है मेरा मन कविता में कवि स्वयं को परमात्मा की के प्रति समर्पित कर असीम सुख शांति प्राप्त करती है। ठीक है, हारता मेरा मन पूछा गया है, यह सुरभि, तृप्ति, रात्रि या उपयुक्त सभी, कब ऐसा करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। ठीक है, शांति उपयुक्त सभी में हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि भारत सरकार ने लेखिका महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? लेखिका महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से या उपयुक्त सभी से? किस से पुरस्कारित किए हैं भारत सरकार महादेवी वर्मा जी को? तो किस से? तो इन सभी से, यानी कि पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से और ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी कि तीनों से महादेवी वर्मा को पुरस्कारित किया गया है। हिंदी कविता में प्रगतिवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? हिंदी कविता में प्रगतिवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? ठीक है, तो प्रयोगवाद का याद रखिएगा 1943 से। प्रयोगवाद का प्रारंभ याद रखिएगा 1943 से, और प्रगतिवाद का प्रारंभ आप याद रखिएगा दोस्तों 1936 से। प्रगतिवाद का याद रखिएगा 1936 से, और प्रयोगवाद का याद रखिएगा 1943 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद 1936 से। प्रयोगवाद का आरंभ किससे माना जाता है? प्रयोगवाद का आरंभ जो है वह किससे माना जाता है? तो प्रयोगवाद का जो आरंभ माना जाता है वह तार सप्तक से माना जाता है। प्रयोगवाद का आरंभ किससे माना जाता है? तार सप्तक से माना जाता है। मैं हूँ शीर्षक कविता का मूल भाव क्या है? मैं हूँ शीर्षक कविता का मूल भाव पूछा गया है। मैंने निम्न वर्ग की संवेदना क्या है? तो निम्न वर्ग की संवेदना इसमें दिखाया गया है। गोदान महाकाव्य किसकी रचना है? जो गोदान महाकाव्य है वह जो है वह किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की। सेमरी गांव के रहने वाले निम्न में से कौन थे? सेमरी गांव के रहने वाले जो थे वह निम्न में से कौन थे? तो जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह, जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी गांव के रहने वाले थे। होरी के गाय को विष देकर मार डालने की साजिश किसके द्वारा किया गया था? तो उसका भाई हीरा के द्वारा, उसका भाई हीरा के द्वारा ऐसा षड्यंत्र जो है वह किया गया था। आगे देखिए, गोदान पाठ में हर वर्ष सेमरी गांव में धनुषक का उत्सव कौन करवाते थे? ठीक है, यह जो उत्सव थे वह कौन करवाते थे? तो शोभा करवाते थे। ठीक है, कौन करवाते थे? तो ये जो उत्सव था वह कौन कराते थे? शोभा, याद रखिएगा कौन? तो शोभा। चलिए यहाँ पास एक मिनट, सेमरी गांव में धनुषक का उत्सव, ठीक है, तो यहाँ पास बताना है कि कौन करवाता था। तो यहाँ पास राय साहब होना चाहिए। ठीक है, कौन होना चाहिए? राय साहब होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि मैला आंचल उपन्यास में भारत के किस वर्ग का शोषण किया गया है? मैला आंचल उपन्यास में भारत के किस वर्ग का शोषण किया है? तो ग्राम, ठीक है, यानी कि ग्रामीण वर्ग का। फणीश्वर नाथ रेणु की सांस कहाँ की संस्कृति में बसी है? फणीश्वर नाथ रेणु की सांस जो है वह कहाँ की संस्कृति में बसी है? तो पूर्णिया की संस्कृति में। कहाँ की संस्कृति में? तो पूर्णिया की संस्कृति में। डॉक्टर नित्यानंद तिवारी ने स्वाधीनता आंदोलन की उपज किसको माना है? डॉक्टर नित्यानंद तिवारी ने स्वाधीनता आंदोलन की उपज जो है वह किसको माने हैं? ठीक है, तो दोस्तों किसको माने हैं? तो मैला आंचल को माने हैं स्वाधीनता आंदोलन का उपज को। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, उपन्यासकार रेणु ने मैला आंचल में किसका वर्णन किया है? उपन्यासकार रेणु ने मैला आंचल में किसका जो है वह वर्णन किए हैं? किसका वर्णन किए हैं? तो ये वर्णन किए हैं अशिक्षा का, निर्धनता का और डायन प्रथा का, ये सभी का, यानी कि तीनों का। आगे देखिए, मेरीगंज में कौन सी पार्टी का उदय होता है? ठीक है, मेरीगंज में कौन सी पार्टी का उदय होता है? तो ये सोशलिस्ट पार्टी का उदय होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि राग दरबारी किसके द्वारा रचित है। राग दरबारी किसके द्वारा रचित है? तो श्रीलाल शुक्ल के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? श्रीलाल शुक्ल के द्वारा। राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? राग दरबारी उपन्यास जो है वह किस शैली में लिखा गया है? वह लिखा गया है रिपोर्तार्ज शैली में। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि राग दरबारी उपन्यास किस गांव की कथा भूमि है। राग दरबारी उपन्यास जो है वह किस गांव की कथा भूमि है? तो शिवपालगंज की कथा भूमि है। किसकी? राग दरबारी उपन्यास कहाँ की है? तो शिवपालगंज की कथा भूमि है। दीमक नामक पत्र का संपादन कहाँ किसने किया था? ठीक है, दीमक नामक पत्र का संपादन कार्य किसने किया था? ठीक है, तो इसका जो संपादन का कार्य किए थे वो अज्ञेय किए थे। ठीक है, कौन किए थे? अज्ञेय। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम यात्री है? निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम यात्री है? तो नागार्जुन जी का उपनाम यात्री है, इनको बाबा बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अरबी साहित्य की प्रसिद्ध विद्या है। अरबी साहित्य की प्रसिद्ध विद्या है तो काव्य। क्या है? काव्य है। हिंदी गद्य का सूत्रपात कब हुआ? हिंदी गद्य का जो सूत्रपात हुआ वह सूत्रपात कब हुआ? 1800 ईस्वी में। कब से? 1800 ईस्वी से। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी गद्य का सूत्रपात कब हुआ? 1800 ईस्वी में। आगे देखिए, आगे है कि जग जननी ज्यों जननी जमनी करम बिनु विभूति सुजी अवडे तुलसी, यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? यह किस ग्रंथ से संबंधित है? तो विनय पत्रिका से। किससे? विनय पत्रिका से। आगे देखिए, विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? तो ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? तो ब्रज भाषा है। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि इनका प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ा। शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? शुक्ल का जो यह कथन है वह किसके संदर्भ में है? तो तुलसीदास के संदर्भ में है। किसके? तो तुलसीदास के। अवधि को सबसे पुरानी रचना कौन सी है? अवधि की सबसे पुरानी रचना जो है वह कौन सी है? अवधि की सबसे पुरानी रचना क्या है? सत्यवती कथा है। क्या है? सत्यवती कथा जो है वह अवधि की सबसे पुरानी रचना है, सत्यवती कथा। शुक्ल जी ने किस ग्रंथ को लोगों के लिए हृदय का हार कहा है? शुक्ल जी ने किस ग्रंथ को लोगों के लिए हृदय का हार कहा है? तो किस ग्रंथ को ऐसे बोले हैं? तो रामचरितमानस को। किसको? रामचरितमानस को बोले हैं। आगे देखिए, आदिकाल में अपभ्रंश के कुल कितने मूल स्वर थे? आदिकाल में अपभ्रंश के कुल कितने मूल स्वर थे? तो आदिकाल में अपभ्रंश के कुल 8 मूल स्वर थे। कितने? 8 मूल स्वर थे। चकरीरी चली चरण सरोवर जहाँ न प्रेम वियोग, जहाँ भ्रम निशा होती न कबहूँ, सोई सागर सुखजोग। इस पंक्ति किस कवि की है? यह जो प्रस्तुत पंक्ति है वह किस कवि की है? यह सूरदास की पंक्ति है। किसकी? तो सूरदास की पंक्ति यह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सनक संप्रदाय को क्या कहा जाता है? सनक संप्रदाय को क्या कहा जाता है? विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद या द्वैताद्वैतवाद। तो सनक संप्रदाय के आचार्य थे निम्बार्काचार्य, और इसके जो संप्रदाय है इसको क्या कहा जाता है? तो द्वैताद्वैतवाद। क्या? द्वैताद्वैतवाद। आगे देखिए, आदिकाल को अत्यधिक विराधा और व्याघातों का युग कहने वाले आलोचक आचार्य का नाम बताना है। आदिकाल को अधिक व्याघ्राग युग के या आलोचक वर्ग के युग के रूप में कौन आचार्य बोले हैं इसको ऐसा? ठीक है, तो कौन बोले हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल या हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? आदिकाल या हिंदी की प्रथम रचना जो है वह कौन सी है? वह है त्रावकचार। कौन है? आदिकाल या हिंदी की प्रथम रचना है त्रावकचार। आदिकाल या हिंदी की प्रथम रचना है त्रावकचार। हिंदी में दोहा चौपाई कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि कौन थे? ठीक है,
तो इस प्रकार के पद्धति का उपयोग करने वाले प्रथम कवि थे सरहपा। कौन थे? सरहपा। कौन मानते हैं? तो राहुल सांकृत्यायन मानते हैं ऐसा। 84 सीधों का उल्लेख सबसे पहले किस रचना में मिलता है? 84 सीधों का उल्लेख सबसे पहले किस रचना में मिलता है? तो वर्ण रत्नाकर में। 84 सीधों के बारे में कहाँ मिलता है? तो वर्ण रत्नाकर में मिलता है। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य कौन सी है? रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य जो है वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों पृथ्वीराज रासो। ठीक है, एक मिनट। वह जो रचना है वह पंच पांडव चरितरास। ठीक है, पंच पांडव चरितरास है, ये ऐतिहासिक महाकाव्य है। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से समास जो है वह कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमान और उपमेय का अभेद जो है, अंतर जो है, क्या कहलाता है? रूपक कहलाता है। प्रवृत्ति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रवृत्ति का सुकुमार कवि जो है वह किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को। किसको? सुमित्रा नंदन पंत को। आगे देखिए, ये भी प्रश्न जो है वो आया था, पीछे वाला प्रश्न आया था। ठीक है, आगे है कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सतवर, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से लिया गया है? ठीक है, तो यह जो पंक्ति है ये नौका विहार से लिया गया है। किसे? नौका विहार से। दिल्ली में एक मौत किसकी रचित कहानी संग्रह है? दिल्ली में एक मौत किसकी रचित कहानी संग्रह है? ठीक है, तो किसकी रचित कहानी संग्रह है? तो यह जो है कमलेश्वर की रचित कहानी संग्रह है। किसकी? कमलेश्वर की। विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना किस भाषा में किए हैं? तो विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका की जो रचना किए हैं वो किए हैं औहट में। किसमें? औहट में। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी उपासक उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो उजाराम मेहता। युगल शतक किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों युगल शतक जो है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। दुडांगी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ठीक है, तो यह जो है राजस्थान के जयपुर सवाई माधोपुर में से संबंधित है, प्रचलित है वहाँ पास। नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना कब हुआ? तो 1893 ईस्वी में हुआ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले मॉडल सेट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।